हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ एक और थ्रिलर एक्शन मूवी। एक तरीके से काफ़ी थ्रिलर मूवी है ये। और आई होप कि आपने उस एरा में इस मूवी का ज़िक्र ज़रूर सुना होगा। इसे बनाया था श्री राम राघवन ने और इसके प्रोड्यूसर थे राम गोपाल वर्मा। और इस फिल्म में थी उर्मिला मातोंडकर और सैफ अली खान। जी हाँ, आप लोगों को सरप्राइज़ हो रहा होगा ये कौन सी फिल्म है। इनफैक्ट शायद नहीं भी हो रहा होगा क्योंकि थंबनेल में तो आपने इस फिल्म का टाइटल पढ़ ही लिया होगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ बिना कोई सस्पेंस क्रिएट किए हुए कि इस फिल्म का नाम था एक हसीना थी। जी हाँ, ये फिल्म अपने आप में ही बहुत सारी बातों को अपने आप बयां कर रही है। इसके टाइटल में ही कहानी छुपी हुई है कि ये कहानी एक हसीना से ही शुरू होती है और एक हसीना पर ही ख़त्म होती है। यानी कि शुरुआत होती है एक हसीना को फंसाए जाने के षड्यंत्र से और वो फंस भी जाती है। और उसके बाद वो कैसे जो षड्यंत्र में उसका जो नुकसान होता है, जो मानसिक यातनाएं उसे झेलनी पड़ती हैं, उसका बदला वो लेती है और कैसे लेती है, यही कहानी बड़ी दिलचस्प है। और इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो शायद आपको बड़ी हैरानी होगी कि वो भी इस फिल्म का हिस्सा थे। सबसे पहले इस फिल्म में कविता कौशिक भी थी। जी हाँ, कविता कौशिक उस टाइम पर एफआईआर नहीं किया करती थी क्योंकि एफआईआर जो था सीरियल वो सन 2006 में आया था। और उससे पहले कविता कौशिक जो हैं वो एकता कपूर के सीरियल्स में दिखा करती थी और थोड़ा बहुत वो दिखा करती थी। तो थोड़ा थोड़ा उनका करियर डेवलप हो रहा था। उनकी जो पर्सनालिटी थी, जिस तरह से वो बात करती थी, उनका जो लहजा था, उनका जो अंदाज़ था, वो कहीं ना कहीं लोगों की निगाह में तो पड़ ही रहा था। और मैंने उन्हें सबसे पहले देखा था कुटुंब नाम के शो में, जो सन 2000 ऑलमोस्ट 2 में आया था, जो उसका सेकंड सीज़न था कुटुंब का। उसमें कविता कौशिक मुझे दिखी थी पहली बार। फिर और भी एकता कपूर के शोज़ में दिखने लगी और फिर उसके बाद उन्हें ये फिल्म मिली जिसमें उनका एक छोटा सा किरदार है। उसमें उस फिल्म में एक और अभिनेता हैं जो टेलीविज़न पर काफ़ी मशहूर हुआ करते थे, सीआईडी के अभिजीत। उनकी भी भूमिका इस फिल्म में आपको दिखाई देगी कि भाई वो भी इस फिल्म में एक अच्छा खासा रोल उनके पास भी है। और इस फिल्म में थी रसिका जोशी जो अब इस दुनिया में नहीं है। रसिका जोशी भी इसी फिल्म से काफ़ी नोटिस में आई थी। उसके बाद राम गोपाल वर्मा की काफ़ी फिल्मों में वो रहीं, जैसे गायब, डरना मना है। फिर उसके बाद उन्हें भूल भुलैया में भी देखा गया था। परेश रावल की पत्नी की भूमिका जो भूल भुलैया 1 आई थी सन 2007 में अक्षय कुमार की, उसमें भी वो थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है सन 2011 में उनका निधन हो गया और काफ़ी यंग एज की थी। शी वॉज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अपने लेट 30s में थी जब उनकी डेथ हुई थी। और बहुत काम किया है उन्होंने मराठी इंडस्ट्री में भी। और बंदनी नाम के सीरियल में भी वो नज़र आई थी जो एकता कपूर का सीरियल था। तो काफ़ी उन्होंने काम किया था और बड़ी अच्छी उनकी पर्सनालिटी थी और बहुत ही अच्छा उनका अभिनय था और बड़ी यूनिक उनकी एक्टिंग करने की जो कहते हैं ना अदाकारी थी, वो काफ़ी नोटिस में आई और काफ़ी अट्रैक्टिव थी। बहुत ही एक्स फैक्टर था उनके परफॉर्मेंस में और यही वजह है कि उनको काफ़ी ज़्यादा उस दौर में देखा गया था। काफ़ी फिल्मों में वो दिखाई दी थी, लेकिन उनकी हेल्थ के चलते उन्हें जो है फिर उनको एक हेल्थ इशू हुआ जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट घटना घटी है। एक अच्छी अभिनेत्री, बहुत कम वक्त में उन्होंने अपना एक नाम मुकाम बनाया और बहुत ही छोटे से सफ़र में एक बहुत ही लंबा यादगार उन्होंने शानदार जानदार अभिनय किया जो आज भी हमारे जहन में तरोताज़ा है। और अगर मैं बात करूं इस फिल्म की लीड की, तो इस फिल्म में थी उर्मिला मातोंडकर
और राम गोपाल वर्मा के कैंप में ये एक और उनकी एक फ़िल्म थी, सन 2004 में ये आई थी। भूत के बाद ये उनकी फ़िल्म थी और काफ़ी एक अलग गेटअप में उर्मिला थी। उर्मिला बेसिकली, मैंने उर्मिला के बारे में काफ़ी बातें करी हैं अपने स्टार्टिंग के डेज़ में। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मैंने एक पूरा वीडियो उर्मिला पे बनाया था कि उर्मिला कहीं ना कहीं एक अंडररेटेड एक्ट्रेस बन के रह गई। उनमें काफ़ी पोटेंशियल था, जिसके हिसाब से उनको रोल मिले भी और नहीं भी मिले। आई थिंक राम गोपाल वर्मा के साथ काम करने में उनको जितना फ़ायदा हुआ उससे कई ज़्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि वो एक ही कैंप में फंस के रह गई और जब वो वहाँ से निकली तो कोई खासी उनको फ़िल्में बहुत कम ऐसी मिली जिसमें उनका कोई किरदार काफ़ी मजबूत था। मैंने कुछ समय पहले उनकी एक फ़िल्म पिंजर को भी रिव्यू किया था, जो आप लोगों ने देखी, मतलब उसको सुना ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाहर फ़िल्में नहीं की हैं राम गोपाल वर्मा के कैंप से, लेकिन कम की हैं, और अगर की भी हैं तो वो इतनी कामयाब नहीं हुई हैं। तो फिर लगता है कि यार चलो यार, जहाँ पे हम काम कर रहे थे कम से कम हमें एक पॉपुलैरिटी तो मिल रही है। और कहीं ना कहीं राम गोपाल वर्मा पूरा ये ध्यान रखते थे कि उर्मिला को बेहतर से बेहतर एक नया लुक मिले, और इस फिल्म में भी जो है राम गोपाल वर्मा ने एक बहुत अच्छा लुक दिया है उर्मिला को, जिसमें वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से कैसे अपना बदला लेती हैं। और सैफ अली खान जो हैं उर्मिला के साथ में दिखे हैं। आई डोंट नो इन्होंने अपने स्टार्टिंग के करियर में उर्मिला के साथ काम किया है नहीं किया है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। लेकिन इस फिल्म के बाद तो मैंने कभी भी उर्मिला और सैफ को साथ में काम करते हुए नहीं देखा है। शायद कहीं अवार्ड फंक्शन में मिले हों तो मिले हों, लेकिन साथ में काम करते हुए नहीं देखा है। और ये एक तरह से उनकी आखिरी फ़िल्म थी साथ में। मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये फ़िल्म एक तरीके से अच्छी फ़िल्म है, काफ़ी इसमें थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, और उर्मिला का कैरेक्टर जो उन्होंने निभाया है, जो एक चोट खाई हुई शेरनी होती है, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। तो कैसे एक इनोसेंट लड़की को फंसाया जाता है और उसके बाद कैसे वो बदला लेती है, कैसे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है, ये उसी बेसिस पर ये कहानी है। और सैफ उस टाइम पर एक तरीके से नए नए आप कह सकते हैं बॉलीवुड में रीलॉन्च हुए थे। दिल चाहता है के बाद दिल चाहता है, फिर उसके बाद कल कल हो ना हो, फिर और सारी फिल्मों में सैफ आगे आ रहे थे और सैफ को काफ़ी जो है काम मिल रहा था। तो एक तरीके से लवर बॉय, चॉकलेटी बॉय के रूप में जो है सैफ दिख रहे थे। लेकिन इस फिल्म में थोड़ा उनका किरदार नेगेटिव है, जो काफ़ी अच्छा लगा, उन पर सूट भी किया। और एक तरीके से ये एक अंडररेटेड मूवी है, ये उतनी नहीं चली जो ये फिल्म डिज़र्व करती थी, और आज तो शायद इस फिल्म के बारे में कोई बात भी नहीं करता है। पर ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, और आई डोंट नो अबाउट और अदर OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है या नहीं है, बट OTT से ज़्यादा ये यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। फैमिली के साथ तो मैं नहीं कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप देखें, बट वैसे ये इंटरेस्टिंग फिल्म है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और आपका इंटरेस्ट बंधा रहेगा अंत तक कि कैसे उर्मिला बदला लेती है, नहीं लेती है, कैसे वो फंसती है, कैसे एक ये बहुत बड़ा मैसेज है कि कैसे पहले तो लड़कियां को लेकर बातें होती थी कि लड़कियां फंसती हैं, आजकल तो लड़के भी फंसने लगे हैं हनी ट्रैप में, और कहाँ कहाँ फंस के उनकी जो वाट लगती है, मतलब जान पर बन आती है। आए दिन हम कुछ ना कुछ ऐसे केसेस पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और लिटरली रोंगटे खड़े होते रहते हैं कि पहले हम लोग लड़की को बाहर भेजते हुए तकलीफ़ में आ जाते थे कि भाई लड़की जात है, कुछ हो ना जाए, कोई इसको बरगला ना ले, कोई फुसला ना ले, कोई बहका ना ले। आज वही चीज़ लड़कों के लिए भी होती है कि लड़कों के लिए भी उतना ही डर लगता है कि भैया लड़के कोई गर्लफ्रेंड बना लेंगे, फिर शादी कर लेंगे, फिर पता चलेगा जी लड़के का तो एक और बॉयफ्रेंड है, उसके साथ मिलके अपने पति के साथ पता नहीं क्या से क्या करवा दिया। अब तो ये भी बात होने लगी, और ऐसे केसेस जब सामने आते हैं ना, तो लगता है कि भाई नारी का ये भी एक रूप देखने को मिलता है।
भाई हम लोग ऐसी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं जहाँ पर औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, इस तरह के श्लोक हम औरतों के लिए सुनते थे। लेकिन आजकल की जो नारियां हैं उनके एक हाथ में खंजर है, दूसरे में हाथ में पता नहीं क्या कोई ऐसा कोई जादू टोने वाला कोई मंत्र है। एक हाथ में हनी है, दूसरे हाथ में खंजर है। वो कहते हैं ना हनी ट्रैप, तो बिल्कुल हनी ट्रैप लेकर लड़कियां आजकल की फिरती हैं। बड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा। जितना एक समय में लड़कियों के लिए बाहर निकलना मुश्किल था, लड़कियों के लिए किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि पहले माँ बाप लड़कियों के लिए फ़िक्रमंद होते थे, लड़कियाँ भी फ़िक्रमंद होती थी, हाय हमें कैसा पति मिलेगा, कैसा ससुराल मिलेगा, कैसी सास मिलेगी, कैसा परिवार मिलेगा। अब एग्जैक्टली ये चीज़ लड़कों के लिए भी है कि भैया बीवी कैसी मिलेगी, मेरी बीवी के घर वाले कैसे होंगे, मेरी बीवी का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बन जाएगा जो मुझे आगे जाकर टपका डाले, ये कर डाले, वो कर डाले। तो बड़ी ही ज़्यादा बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। और आगे आने वाले वक्त में क्या होगा ये सोचकर भी कभी कभी ना रूह कांप जाती है। बट खैर, ये आपको एक पहलू देखने को मिलेगा कि एक वो वक्त था जब ज़माना सिर्फ लड़कियों की आज़ादी को लेकर फ़िक्रमंद हुआ करता था कि हाय कोई लड़की को हम आज़ादी देंगे तो कहीं कोई लड़की की ही आज़ादी का कोई गलत इस्तेमाल करके उसको किसी तकलीफ़ में ना डाल दे। तो ये उस दौर की फ़िल्म है, तो आप इन्जॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं। और अगर आप एक थ्रिलर फिल्म ढूंढ रहे हैं तो आप देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इन्जॉय कीजिएगा, कुछ गलत मत सीखिएगा, मैं बस यही आपको हिदायत दूंगी। जो भी मैं फिल्में बताती हूँ, मैं ये कभी नहीं उसमें अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो अच्छी नहीं होती है, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि आप लोग वो सीख कर अपनी ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल करें। मैं एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से फ़िल्मों को रेकमेंड करती हूँ और ये पूरी की पूरी आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप उससे वो चीज़ें सीखें जो आपको बेहतर इंसान बनाए, ना कि वो चीज़ें सीखें जिससे आप समाज की नज़र में गुनहगार बने और अपनी खुद की नज़रों में गुनहगार बने, अपने पूरे परिवार की नज़रों में गुनहगार बने और यहाँ तक कि खुदा की नज़रों में भी, भगवान की नज़रों में भी आप गुनहगार बने। तो बस इसी मैसेज के साथ, इसी थोड़े बहुत ज्ञान के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैंने जिस तरीके से इस फिल्म का वर्णन किया है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा और आपके एंटरटेनमेंट को और ज़्यादा जो है वो पुष्टि देगा और आपको जो है ये फ़िल्म देखने के लिए ज़रूर प्रेरित करेगा। तो खैर, कुछ ज़्यादा ही आज मैंने इंग्लिश वगैरह झाड़ दी है और हिंदी वगैरह मैं बोल रही हूँ, इंग्लिश तो नहीं हिंदी बोल रही हूँ, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आज मेरे पास समय और स्पेस दोनों बराबर की मात्रा में है। पहले मेरे पास ना ठीक से स्पेस होता था, ना टाइम होता था, कभी कभी टाइम तो होता था लेकिन स्पेस नहीं होता था। और क्या बताऊँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं आसपास। लेकिन आज मेरे पास थोड़ा वक्त भी है, थोड़ा समय भी है, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा वीडियो को मैं अगर थोड़ा एक दो पॉइंट अगर बढ़ा भी दूं तो कोई गम नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कि मुझे अब वीडियो को जल्द से जल्द ख़त्म करना है। तो एक ये भी बात है, इसलिए मैं थोड़ा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंड करके बात कर रही हूँ। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और अगर आप लोग भी किसी फिल्म के बारे में रिव्यू सुनना चाहते हैं तो अपने रिक्वेस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी इस डिमांड को फुलफ़िल कर सकूं, अगर पॉसिबल होगा तो। नहीं तो आप खुद ही बताइए कि जो मैं फ़िल्में आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ वो आपको पसंद आती हैं, नहीं आती हैं, या आपने देखी हैं या ऑलरेडी देखी हुई होती हैं। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। और येस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इस फिल्म का। थैंक यू।